बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड असेंबली लैंग्वेज के फर्स्ट लेक्चर में आपको वेलकम कहता हूँ। हमारे कोर्स के टाइटल से पता चल रहा है कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड असेंबली लैंग्वेज इसके दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में हम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन स्टडी करेंगे, जिसमें हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि कौन से कंपोनेंट्स किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड हैं। वी नो कि कंप्यूटर के मेन कंपोनेंट्स में से मेमोरी, प्रोसेसर, स्टोरेज और उनको इंटरकनेक्ट करने वाली बस इंटरकनेक्शन है। अब हम इसमें ये स्टडी करेंगे कि ये कंपोनेंट्स किस तरह से वर्क करते हैं और आपस में इंटरकम्युनिकेट किस तरह से करते हैं। और सेकंड पार्ट में हम असेंबली लैंग्वेज स्टडी करेंगे कि कंप्यूटर के इन पार्ट्स के साथ वर्क करने के लिए आप असेंबली लैंग्वेज कैसे यूज़ कर सकते हैं, असेंबली लैंग्वेज ही क्यों इस्तेमाल की जा सकती है, दूसरी बहुत सारी आसान लैंग्वेज मौजूद हैं। इसके क्वेश्चन का आंसर इंशाल्लाह हम आज के लेक्चर में ढूंढेंगे। आज के लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन लेते हैं असेंबली लैंग्वेज का। असेंबली लैंग्वेज बुनियादी तौर पे कंप्यूटर की तीन तरह की लैंग्वेजेस में से एक टाइप में फॉल करती है। वो तीन टाइप्स कौन कौन सी हैं? पहली है मशीन लेवल लैंग्वेज। ये वो लैंग्वेज है जिसको मशीन डायरेक्टली अंडरस्टैंड करती है, उसे किसी ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं होती। डायरेक्टली 0-1 की फॉर्म में लिखी हुई लैंग्वेज इसकी समझ में आती है और डायरेक्टली एग्जीक्यूट करती है, किसी इंटर प्रोसेस की ज़रूरत नहीं होती। हाई लेवल लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो कि ह्यूमन लाइक होती हैं और इंसानों के बड़ी इजीली समझ आ जाती हैं, जैसे C++ और C#, जावा, JSP, ASP। ये सारी जो हैं ये सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। इनका सिंटैक्स अगर आप देखें तो बिल्कुल ऐसे है जैसे सिंपल आम इंग्लिश लैंग्वेज। हमें C में कुछ प्रिंट करवाना हो हम लिखते हैं printf, हमने कोई वैल्यू स्कैन करनी हो हम कहते हैं scanf, कोई करैक्टर गेट करना हो हम लिखते हैं गेट करैक्टर। मतलब कि इसका सिंटैक्स बिल्कुल सेम ऐसे ही जैसे ह्यूमन लाइक लैंग्वेज है, आम सिंपल इंग्लिश। इसी तरह अब हाई लेवल लैंग्वेज जो भी हो, डेफिनेटली उसको जब तक मशीन लैंग्वेज में चेंज नहीं करेंगे वो एग्जीक्यूट नहीं हो सकती। यकीनन अब यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर हो जाता है कि इनमें से फास्ट कौन सी होगी, मशीन लैंग्वेज या हाई लेवल लैंग्वेज। एग्जीक्यूशन के हिसाब से यकीनन मशीन लैंग्वेज, क्योंकि किसी ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट एग्जीक्यूशन हो रही है। जबकि हाई लेवल लैंग्वेज पहले ट्रांसलेट होगी फिर एग्जीक्यूट होगी, तो इसमें एक जो है स्पेस आती है, गैप आता है। हार्डवेयर उसको डायरेक्ट चूँकि अंडरस्टैंड नहीं करता, इसलिए वो थोड़ी सी स्लो है। जबकि मशीन लेवल लैंग्वेज जो है, जो कि बाइनरी लैंग्वेज है बुनियादी तौर पे, वो बहुत ही फास्ट है। लेकिन मैंने आपके सामने एक लंबी स्ट्रिंग लिखी है, अगर मैं आपको 1 मिनट दूं और कहूं कि याद कर लो और अगले मिनट में मैं कहूं इसको रिप्रोड्यूस करो, तो यकीनन नामुमकिन तो शायद नहीं है, कोई एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट भी स्टूडेंट हो सकता है, बट काफ़ी हद तक इतना इजी नहीं है, बहुत मुश्किल है। और मैं कह दूं कि अगर इम्पॉसिबल है तो ऑलमोस्ट ये ठीक होगा। ये इतनी लंबी स्ट्रिंग याद रखना इसमें किसी एरर के बगैर, और एक्चुअली ये तो छोटी सी स्ट्रिंग है। अगर आप कंप्यूटर के अंदर मौजूद डेटा या इंस्ट्रक्शंस को किसी तरह से विजुलाइज़ कर सको तो ये 0-1 की स्ट्रिंग्स ही होती हैं, लंबी, बहुत लंबी। सो आम तौर पे एक इंस्ट्रक्शन का साइज़ डिपेंड करता है उस मशीन की आर्किटेक्चर पे। आप जानते हैं कि मशीन की आर्किटेक्चर 16 बिट भी हो सकती है, 32 बिट भी हो सकती है और 64 बिट भी हो सकती है। चलें इस मशीन को देखते हैं जो इस वक्त जिस पे मैं काम कर रहा हूँ कि ये मशीन कितने बिट आर्किटेक्चर की है। अगर आप माई कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज़ ओपन करें तो आपको इस तरह की स्क्रीन जो अपने सिस्टम पे नज़र आएगी। यहाँ पे आप देखें कि ये 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है और 64 बिट बेस्ड जो है वो प्रोसेसर है। ये क्या बता रहा है कि इसकी इंस्ट्रक्शन का साइज़ और इसके हर डेटा पीस का जो डेटा एलिमेंट का साइज़ जो है वो 64 बिट है। यानी अगर आप A लिखेंगे तो A
जब कन्वर्ट होगा मशीन लैंग्वेज में तो उसके 64 बिट कोड जनरेट होगा। तो अब आप यकीनन समझ सकते हैं कि ये छोटी सी स्ट्रिंग जो है, अगर ये याद रखना बहुत मुश्किल है तो 64 बिट हर करैक्टर के लिए यूज़ हो अगर, और वो एक आपका नाम लिखा हो, कोई 5-6 आपके अल्फ़ाबेट्स होंगे, तो आपको अपने नाम का ही कोड दोबारा रिप्रोड्यूस करना इंतहाई मुश्किल होगा। सो इसीलिए मशीन लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करना इंतहाई मुश्किल बल्कि नामुमकिन है, और ये इसलिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कैटेगरी में आती भी नहीं है। तो अब इसके लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी यूज़ होती हैं? आम तौर पे हम जो यूज़ करते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, लेकिन हाई लेवल लैंग्वेजेस का मैंने आपको फॉल्ट बता दिया कि ये एग्जीक्यूशन के हिसाब से स्लो होती हैं। क्यों स्लो होती हैं इसकी रीज़न भी मैं आपको समझा देता हूँ। स्टूडेंट, आपके सामने स्क्रीन पे C++ का एक टेस्ट प्रोग्राम जो कि 9 लाइंस पे मुश्तमिल है और सिंपल छोटा सा काम कर रहे हैं कि स्क्रीन पे हेलो C++ जो है वो आउटपुट के तौर पे दे रहा है, मतलब सी आउटपुट जनरेट कर रहा है ऑन डिस्प्ले स्क्रीन हेलो C++। आइए इसकी पहले आउटपुट देखते हैं और फिर इससे रेलेवेंट कॉन्सेप्ट को डिटेल से समझाता हूँ। ये रही इसकी आउटपुट हेलो C++। अब ये 9 लाइंस एग्जीक्यूट हुई और उन्होंने ये आउटपुट जनरेट की। अब अगर हम कंपेयर करें कि इस सोर्स कोड का, ये जो 9 लाइंस पे मुश्तमिल है, इसका साइज़ क्या है और इसके नतीजे में जो मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट होने के बाद फ़ाइल बनी है उसका कोड कितना बड़ा है, तो यकीनन आप हैरान होंगे। मैं आपको भी दिखाता हूँ। ये स्टूडेंट्स ये देखें, ये वो हमारी C++ की टेस्ट फाइल है जिस सोर्स फाइल का ओरिजिनल साइज़ जो है 1 किलोबाइट है। ऑब्जेक्ट कोड में चेंज हुई, कंपाइल होके 2 किलोबाइट, और जब लिंक हुई उसके अंदर लाइब्रेरी फाइल्स तो आपने देखा साइज़ उसका 50 किलोबाइट। ये वो एक्सी फाइल है जो एग्जीक्यूटेबल यानी मशीन कोड में जो फाइनली ट्रांसलेट हुई है, जो कि मशीन पे डायरेक्टली चल रही है। सो दिस इज़ 50 किलोबाइट। अब ये साइज़ देखें, 1 KB ओरिजिनल साइज़ था, जब ट्रांसलेट हुआ तो 50 किलोबाइट। ये 50 टाइम्स ज़्यादा कोड क्यों हो गया? इसकी रीज़न मेरे स्टूडेंट्स, ये आपकी लाइब्रेरी फाइल्स हैं। आपकी बज़ाहिर ये 9 लाइंस आपकी कोडिंग या प्रोग्रामिंग को आसान बना दिया इन्होंने कि आप बहुत थोड़ी सी लाइनों के साथ काम करवा रहे हैं। इनफैक्ट ये जितना भी आपकी ज़िम्मेदारी वाला काम था वो सारा प्रोग्रामर या डेवलपर ने इन हेडर फाइल्स में छुपा दिया। इनमें ऐसे फंक्शंस लिख दिए कि आप यहाँ पे सी आउट कॉल करते हैं, वो कोई काम करता है, बट वो कैसे काम करता है, वो आपसे इनपुट लेके स्क्रीन पे किस तरह से आउटपुट जाती है, ये पूरी एक पीछे डिटेल है। उस सारी डिटेल को आपसे हाइड करके उसने आयो स्ट्रीम के अंदर वो फंक्शन लिख दिए हैं, वो मेथड लिख दिए हैं, जिससे वो सारा काम जो है डिस्प्ले का हो रहा है। जब आप कंपाइल करेंगे आउटपुट फाइल बनेगी ऑब्जेक्ट फाइल, और फिर उसके बाद ये लाइब्रेरी फाइल्स का कोड जो है उनमें एम्बेड होगा, लिंक होगा, तो इसलिए इनका जितना भी साइज़ है वो उसके अंदर आ जाएगा। अब ज़ाहिर है आप इनका सिर्फ एक फ़ंक्शन यूज़ कर रहे हैं, सारे फंक्शन यूज़ नहीं कर रहे, बट ये फ़ाइल पूरी की पूरी आपके कोड में एम्बेड हो रही है, इसलिए इसका एक्चुअल साइज़ जो है वो बहुत बड़ा हो गया, 50 टाइम्स ज़्यादा। एक वजह ये भी है। सेकेंडली, जब आपने इसको इस मशीन के लिए कंपाइल किया, लेकिन कंपाइलर जो है वो इतना रिस्पॉन्सिबल है, वो समझता है कि ये एक दफ़ा कंपाइल होकर एग्जीक्यूट ही नहीं होगी, किसी और मशीन पे भी इसने जाना है, वहाँ भी चलना है, लिहाजा ऐसी ट्रांसलेशन की जाती है जो कि हर मशीन पे एग्जीक्यूट हो सके। सो हर मशीन के लिए जब कोई 16 बिट होगी, 32 बिट होगी और 64 बिट होगी, हर मशीन पे चलने के लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन उसमें ऐड करना पड़ती है, जिससे ओवरऑल हमारे प्रोग्राम का वॉल्यूम जो है, जो साइज़ है, वो आपने देखा 50 टाइम्स ज़्यादा हो गया। कहाँ 1 KB और कहाँ 50 KB। सो इस तरह से जब साइज़ बहुत बड़ा हो जाएगा, फाइनली बज़ाहिर छोटे नज़र आने वाला प्रोग्राम बहुत बड़ा हो जाएगा, तो उसका आहिस्ता चलना और उसका
मेमोरी में एरिया लेना और प्रोसेसर के ऊपर बोझ बनना समझ में आता है। यही वजह है कि जब बहुत क्रिटिकल सिचुएशंस हों जहाँ पे स्पीड का मामला हो कि बहुत फास्ट एग्जीक्यूशन रिक्वायर्ड हो, तो वहाँ पे ये जो हाई लेवल प्रोग्राम्स हैं ये जो है बस हो जाती हैं इनकी, और ये पूरी परफॉर्मेंस के साथ या एफिशिएंसी के साथ काम नहीं करते। वहाँ पे फिर बारी आती है मशीन लैंग्वेज की। बट मैंने आपको समझा दिया कि मशीन लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। सो वहाँ पे फिर एक और अप्रोच या और अल्टरनेट हमारे सामने आता है, वो है असेंबली लैंग्वेज। अब असेंबली लैंग्वेज क्या करती है? असेंबली लैंग्वेज कोई लाइब्रेरी फाइल्स यूज़ नहीं करती, बल्कि ये करती है कि इन सिंबॉलिक कोड्स को, इन डिजिट्स को सिंबॉलिक कोड दे देती है। जैसे सपोज़ इन फर्स्ट 4 बिट का या 8 बिट का, अगर ये 16 बिट मशीन है तो सपोज़ यहाँ तक 16 बिट बनते हैं। इनका काम जो है सपोज़ ए है, इससे मुराद ए है, तो इसकी जगह पे ये ए रिप्लेस कर देगी, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो इनका काम है उसको वो किसी और जो इसका काम है सपोज़ एडिशन का है उसको वर्ड ऐड से रिप्लेस कर देगी। यानी होगा बेसिकली यही कोड, बट उसकी जगह पे सिर्फ ऐड लिख दिया जाएगा। अब उसकी ट्रांसलेशन के वक़्त क्या होगा कि ऐड को डायरेक्टली इस कोड से रिप्लेस कर दिया जाएगा, और एक इंस्ट्रक्शन की कुछ सैकड़ों इंस्ट्रक्शन नहीं बनेंगे, या एक कोड का कुछ सैकड़ों कोड नहीं बनेंगे। एक कोड की बस एक सिंबल, और एक सिंबल की वापस वही कोड बन जाएगा। इस तरह से एक डायरेक्ट ट्रांसलेशन है, कोई लंबी चौड़ी ट्रांसलेशन नहीं है। साइज़ जो है बहुत बड़ा नहीं होता, और चूँकि बहुत जल्दी क्विकली ट्रांसलेशन हो जाती है, इसलिए ये बहुत फास्ट जो है प्रोग्राम चलते हैं। सो क्रिटिकल सिचुएशन में इसीलिए असेंबली प्रोग्राम्स को जो है असेंबली प्रोग्राम्स का सहारा लिया जाता है। इस सारी डिटेल के बाद अब हम समझ सकते हैं कि असेंबली लैंग्वेज बुनियादी तौर पे क्या चीज़ है। ये असेंबली लैंग्वेज इज़ अ लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मैंने बात की कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। इसके बाद जो सेकंड फास्टेस्ट लैंग्वेज आती है जो उसे प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ असेंबली लैंग्वेज। सो ये लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है फॉर माइक्रो प्रोसेसर्स। माइक्रो प्रोसेसर को प्रोग्राम किया जाता है, और अदर प्रोग्रामेबल डिवाइसेस, और जितने प्रोग्रामेबल डिवाइसेस हैं उनके लिए। असेंबली लैंग्वेज यूजेस अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मशीन कोड। इस मशीन कोड की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, जैसे मैंने कहा कि इन ग्रुप ऑफ बिट्स को वो ऐड कह दे, इन ग्रुप ऑफ बिट्स को कोई सब्ट्रैक्शन का कोड दे दे जो उनका मकसद है उसके मुताबिक। सो इस तरह से सिंबॉलिक कोड बनाए हैं, और उन सिंबॉलिक कोड की डायरेक्ट ट्रांसलेशन हो जाती है जब एग्जीक्यूशन उसकी होनी हो। दीज सिम्बल्स आर नोन एज निमोनिक्स। ये जो सिंबल्स हैं ये निमोनिक्स कहलाती हैं। निमोनिक्स क्या है? सिंबॉलिक कोड हैं। फ़ायदा क्या है? सीपीयू के ऊपर फुल कंट्रोल है। मैंने कहा कि मशीन लैंग्वेजेस जो हैं वो मशीन के बहुत करीब होती हैं, और हाई लेवल लैंग्वेजेस दूर होती हैं। सो मशीन लैंग्वेज के बाद अगर किसी को ग्रिप है हार्डवेयर पे तो वो असेंबली लैंग्वेज है। इट हैज़ फुल कंट्रोल ओवर सीपीयू। उसके बाद ये भी कि एक्स्ट्रा कोड उसमें नहीं होता, टू द पॉइंट कोड होता है। जस्ट उसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है, कोड वही होता है पीछे। हाईली एफिशिएंट है चूँकि बहुत मुख्तसर होता है कोड, इसीलिए, और डायरेक्टली एक तरह से जैसे मशीन लैंग्वेज में एग्जीक्यूटेबल होता है, ट्रांसलेट होता है फौरी, इसलिए बहुत एफिशिएंट होता है अपनी परफॉर्मेंस के हिसाब से, स्पीड के। हाँ, एक चीज़ है वो ये कि ये मशीन डिपेंडेंट है। जिस मशीन के लिए आप लिखेंगे, 16 बिट के लिए लिखा तो हमने शुरू में डिस्कस किया कि 16 बिट मशीन का मतलब कि उसके डेटा और इंस्ट्रक्शन का हर एलिमेंट का साइज़ 16 बिट होगा, हर इंस्ट्रक्शन 16 बिट होगी। अब अगर आपने असेंबली लैंग्वेज में एक प्रोग्राम लिखा है, उसकी ट्रांसलेशन हुई 16 बिट में, अब अगर वही 32 बिट पे चलाएंगे तो वहाँ वो नहीं चलेगा, क्योंकि वो 16 बिट थी इंस्ट्रक्शन, तो वहाँ तो 32 बिट की होगी, इसलिए उस आर्किटेक्चर पे ये प्रोग्राम नहीं चलेगा। सिर्फ उसी जिस आर्किटेक्चर के लिए उसको, जिस टारगेट मशीन के लिए लिखा गया है, सिर्फ उसी के लिए चलेगा, दूसरी के लिए नहीं। सो इसलिए ये मशीन डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं है कि जिस मशीन पे मर्ज़ी चला दें। एक असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम लिखा, हर मशीन पे चलाया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और चूँकि पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम कहते हैं कि ये पोर्टेबल नहीं है। यानी आप एक मशीन से दूसरी मशीन, अगर वो
डिफरेंट मशीन है तो कंपैटिबल नहीं है, वहाँ वो नहीं चलेगा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।